नमस्कार दोस्तों, विजयपथ एकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू गरम दल। ठीक है, तो गरम दल के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ सकते हैं आज हम सब वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गरम दल की अगर हम बात करें तो जो पृष्ठभूमि थी या बैकग्राउंड थी, समझिएगा, प्रमुख राजनीतिक सुधारों को प्राप्त करने में उदारवादियों की विफलता। इसका मतलब जो नरम दल के लोग थे वो विफल हो गए थे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लाने में। ठीक है, तो ये चीज हुई थी। बंगाल का विभाजन, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया जो है वो चल रही थी। दूसरा चीज, ब्रिटिश दमन और उदासीनता से बढ़ती निराशा। मतलब बहुत सारी चीजें हुई थी जिसके कारण गरम दल को आना पड़ा था। पहला कि जो नरम दल की विफलता थी, पहला चीज। दूसरा चीज ये हुई थी कि बंगाल का विभाजन हुआ था जिसमें नरम दल ने नहीं कुछ कर पाए थे। वो नरम दल ने प्रयास तो बहुत किए थे कि बंगाल का विभाजन ना हो पाए, बट उसमें वो विफल हुए थे। इसके साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिप्रेशन कर रहे थे, बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे नियम कानून ला रहे थे, जिसके कारण जो है गरम दल का उदय होता है, गरम दल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। Who were the extremists? मतलब गरम दल के लोग कौन थे, है ना? गरम दल के लोग कौन थे? तो समझिएगा, गरम दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समूह था। जो एक्सट्रीमिस्ट वर अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना? तो एक्सट्रीमिस्ट वर द ग्रुप अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मुखर राष्ट्रवाद, जन आंदोलन और प्रत्यक्ष कार्यवाही में विश्वास रखता था। इसका मतलब किस चीज में विश्वास रहता था उनका? असर्टिव नेशनलिज्म, मास एजिटेशन और डायरेक्ट एक्शन में उनका विश्वास रहता था। अब वो नरम दल के जैसे पेटिशन, न्यूज़पेपर, इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। तो ये आपको समझना है। ठीक, इसके बाद ये चीजें रिपीट हो गई है ना? हमको ये याद रखना है कि जो की लीडर्स थे वो कौन थे? लाल, बाल और पाल थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, बाकी ये स्लाइड रिपीट हो गई है, हम आगे देखते हैं। ये हमारा देखिए फोटोज हैं, लाल, बाल, पाल। ठीक, इसके बाद ये हम देखेंगे कि कौन कौन से लीडर्स थे और उनकी मुख्य मुख्य क्या क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो देखो, तो लाला लाजपत राय के बारे में हमने देखा, जो पंजाब के थे और इन्होंने आक्रामक राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही साथ पंजाब केसरी का संपादन किया। आपको याद रखना है, ये पंजाब केसरी बोल रहा है, सिर्फ केसरी नहीं बोल रहा है। इसके साथ दूसरा हम देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक थे। अब बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? महाराष्ट्र के, और उस समय उसको क्या कहा जाता था? बॉम्बे कहा जाता था। तो इसने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव जैसे उत्सवों को क्या किया? लोकप्रिय बनाया। अब ये केसरी के संपादक थे, ये हमको लिखना है। अच्छा, केसरी कौन सी भाषा में था? कोई गेस करिए। मराठी भाषा में था। केसरी मराठी भाषा में लिखा गया था। इसके साथ ही साथ इनका एक कॉइन किया गया टर्म था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। याद हुआ? दोनों चीजें याद रखनी है, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी और बाल गंगाधर तिलक आपका सिर्फ केसरी। ठीक, इसके साथ देखिए बिपिन चंद्र पाल जो कहाँ के थे? बंगाल के थे। तो आप समझ सकते हैं, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल तीनों के लीडर जो हैं उनको मिला करके लाल, बाल, पाल कहा जा रहा है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो जो बिपिन चंद्र पाल, उन्होंने जन जागृति की वकालत की। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एडवोकेटेड मास अवेकनिंग, कहीं ना कहीं ओवरऑल जितने भी लोग थे या आम जनता थी, इनको अवेयर करवाया, है ना? उनमें जो छुपी काबिलियत थी उसको बढ़ाने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय माध्यमों से शिक्षा का समर्थन किया। इसका मतलब एजुकेशनल रिफॉर्म्स की तरफ उनका जो है वो ध्यान जा रहा था।
जो हमारे नेशनल मीन्स थे उसके द्वारा वो एजुकेशन को क्या करना चाह रहे थे, बढ़ावा उसको देना चाह रहे थे या सपोर्ट करना चाह रहे थे। समझ आया? इसके साथ तथा ब्रिटिश विरोधी लेखकों को क्या किया, मजबूत किया। इसका मतलब क्या कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो भी लेख लिखे जा रहे थे उसको डायरेक्टली किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। समझ आया? लाला लाजपत राय, एक चीज याद रखना है तो याद रखिएगा, पंजाब केसरी। बाल गंगाधर तिलक सिर्फ केसरी। बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने एजुकेशन की बात की, इसके साथ ही साथ इन्होंने विरोधी लेख या एंटी ब्रिटिश राइटिंग को क्या किया, सपोर्ट किया, और जो है ओवरऑल सोशल अवेकनिंग जो है वो करने की कोशिश की। कहां पे की, कहां पे की, बंगाल में की। ठीक है, तो तीनों आपको चीजें याद रखनी है। ठीक, नहीं, तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कब आया था, 1878 में आया था। ठीक है, और उससे भी ओवर निकलने का बहुत सारा जो है वो तरीका जो है वो ढूंढ लिया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सिर्फ हिंदी में लिख रहे हैं तो हम हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश में वही चीजों को लिखेंगे। जब हम वर्नाकुलर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो एक पर्सन थे, उन्होंने रातों रात अपना जो क्या बोल सकते हैं संपादन का प्रक्रिया है उसको सिर्फ इसीलिए चेंज किया था क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। पहले वो वर्नाकुलर भाषा में अपना संपादन करते थे, रातों रात उन्होंने वर्नाकुलर से इंग्लिश में संपादन करना चालू कर दिया, और अब वर्नाकुलर लैंग्वेज में ना होकर के अब वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में अंग्रेजों की बुराई करने लग गए। ठीक है, तो मतलब तरीके बहुत सारे थे। यहाँ पर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ इतना बोल रहा है एंटी ब्रिटिश राइटिंग। इट कुड बी इंग्लिश, इट कुड बी मराठी, इट कुड बी एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, तो ये हमको समझने की जरूरत है। ठीक, और कोई क्वेश्चन? समझ आया? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में देखिए इनके तरीके है ना, कि ये आप चरमपंथी मत लिखिएगा, इसको गरम दल ही आप इसको समझिए। ठीक है, अलग अलग में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दी गई है। गरम दल की विचारधारा धारा और इनके तरीके। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज का डिमांड करते थे वो, स्वराज या स्वशासन का डिमांड करते थे, मतलब सेल्फ रूल का वो डिमांड करते थे। ठीक है, सेल्फ रूल को अंतिम लक्ष्य बनाया, दैट इज अल्टीमेट गोल। सेल्फ रूल शुड बी अल्टीमेट गोल फॉर एक्सट्रीमिस्ट। समझ आया? इसके साथ ही साथ में लोगों, विशेषकर युवाओं और श्रमिकों का व्यापक लामबंदी करते थे। इसका मतलब मास मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, स्पेशली यूथ एंड वर्कर्स। इसका मतलब क्या कि जो युवा होते थे हमारे, जो लेबर होते थे, इन लोगों को जागरूक करवाना। ठीक है, मास मोबिलाइजेशन का मतलब एक जगह लोगों को इकट्ठा करना, उनको देश हित के बारे में बताना, उनको ये बताना कि हमारे लिए स्वतंत्र होना या हमारे लिए जो सेल्फ रूल है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब काम जो है वो इनका रहता था। अभी तक हमने देखा है जो गरम दल के व्यक्ति हैं उनका, इससे पहले हमने नरम दल का विचारधारा देखा, उसमें कहीं पे भी आम जनता को इंक्लूड करने की बात नहीं करी गई। वो लोग अपने अपने में ही रहते थे, अपने अपने से ही ब्रिटिशर्स का वो लोग जो है वो काम करते रहते थे, लेकिन इन्होंने अब मास जो है वो इन्वॉल्वमेंट की बात करी। ठीक, इसके साथ देखिए ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर देना, दैट इज बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, एंड स्वदेशी को बढ़ाना, मतलब जो हमारे सेल्फ मेड गुड्स होंगे उनको बढ़ाना। ये आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा क्योंकि इससे पहले हमने इसकी चर्चा कर ली है। ठीक है, इसके साथ देखिए केवल याचिकाएं या प्रस्ताव नहीं बल्कि निष्क्रिय प्रतिरोध, इसका मतलब पैसिव रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात करी गई, नॉट जस्ट पेटिशन और रिजोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे, पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, जो गांधी जी का भी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी था। पैसिव रेजिस्टेंस की जो आइडियोलॉजी थी वो गांधी जी की थी, मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध हम करेंगे। ये चीज किसने कही, गरम दल के नेताओं ने कही। समझ में आया? वर्डिंग्स में कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव नहीं बोल सकते हो, लेकिन इट इज रेजिस्टेंस। जो गवर्नमेंट कर रही है उसके प्रति हम धरना देंगे,
हम पीसफुल आंदोलन करेंगे, या हम ऐसी चीजें करेंगे जिससे गवर्नमेंट को मजबूरी में हमारे हित की काम करना पड़े, हमारे हित का काम करना पड़े। पैसिव रेजिस्टेंस, समझ में आया? ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि किसी को हम मार देंगे, किसी का दमन कर देंगे, ये वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध, ठीक, समझ आया? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति और विरासत का पुनरुत्थान, इसका मतलब हमारे इंडियन नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए फिर से भारत की जो कल्चर है, भारत की जो अखंडता है, एकता है, उसको फिर से वापस लाना, और ब्रिटिशर्स को ये बता देना कि सिर्फ और सिर्फ आपका धर्म या आपका कल्चर जो है वो सुपीरियर नहीं है, हमारा कल्चर भी जो है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है। इसका एग्जाम्पल आप मेरे को दो तो, ऐसे कौन से कार्य हुए थे? दो हुए थे, अभी पिछले ही स्लाइड में हमने पढ़ा है। हाँ, गणेश चतुर्थी और शिवाजी के बारे में। तो ये किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि ये नई चीजें जो हैं अब गरम दल के लोग जो है वो क्या कर रहे थे। इससे पहले ये नहीं दिखाई देता था। इससे पहले जो अंग्रेज होते थे वो हमको ये बताते थे कि नहीं भाई, आपका जो धर्म है वो इंफीरियर है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो मैकॉले थे, है ना, उन्होंने क्या कहा था कि जो ओवरऑल इंडियन लिटरेचर है वो हमारे ब्रिटिश सेल्फ, एक तो जो शेल्फ होता है ना, उसके बराबर भी नहीं है। आप समझिए, तुलना कर रहे हैं कि पूरा हमारा जो ओवरऑल लिटरेचर है, पूरी हमारी जो जितने भी ग्रंथ है, जितने भी किताबें, जो ले लो आप, सिर्फ और सिर्फ एक शेल्फ जो होता है अंग्रेजों का, उसके भी बराबर नहीं है पूरा इंडियन लिटरेचर। इतना ज्यादा हमारे धर्म को, हमारी सभ्यता को उन्होंने इंफीरियर जो है वो जताया था। और आज हमारी ही सभ्यता उनको बता रही है कि हम लोगों ने कितनी सारी चीजें उनसे पहले अचीव कर ली है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में क्या बोला है, ये सूरत विभाजन 1907 का। ये यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि यहाँ से ही गरम दल के लोगों ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चालू किया, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, और बंगाल के विभाजन के बाद जो गरम दल के लोग थे वो अब नेतृत्व कर रहे थे, और फिर फाइनली सूरत विभाजन होता है या सूरत स्प्लिट होता है, जिसमें गरम दल और नरम दल के लोग अब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले 1907 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था, जो आज का गुजरात है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। कौन इसके अध्यक्ष थे? मेरे को जल्दी बताओ बिना देखे। हाँ, फिर से। हाँ, राज बिहारी घोष थे, ठीक है। तो सूरत जो सेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? राज बिहारी घोष। ये हमको याद रखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछता है। 1905 के कौन अध्यक्ष थे? 1905 का जो सेशन हुआ था बनारस का, उस गोपाल कृष्ण गोखले। गुड, ट्राई कर रहे हो, मतलब पढ़ के आए हो, ठीक है। 1906 कलकत्ता सेशन के कौन अध्यक्ष थे? जो 3 बार प्रेसिडेंट भी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नहीं, दादा भाई नवरोजी, ठीक है। तो ये हमको याद रखने हैं अध्यक्ष के नाम, ताकि वो भूले ना हम, ठीक है। अब देखिए, विभाजन का मुख्य कारण क्या था, मेन कॉज क्या था विभाजन का? तो देखिए, उदारवादी और गर्मपंथियों के बीच में क्या हुआ? वैचारिक मतभेद हुआ, मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेन रीजन ये था कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसको गरम दल के लोग बोल रहे थे कि हमको पूरे भारत में स्प्रेड करना है, पूरे भारत में उसका फैलाव करना है, लेकिन नरम दल के लोग बोल रहे थे कि नहीं, अभी उसको सिर्फ सब बंगाल में ही रहने दो। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको गुस्सा आ रहा है, और वो लोग ब्रिटिशर्स के प्रति क्या थे? ईमानदार थे। तो ये दोनों चीजें जो है वो मुख्य रूप से विभाजन का कारण बनती है, ठीक। अब देखिए, उदारवादी जो थे अंग्रेजों के साथ याचिकाएं और बातचीत जो है वो जारी रखना चाहते थे। मैंने आपको बताया है कि मॉडरेट्स वांटेड टू कंटिन्यू पिटीशन एंड डायलॉग विथ ब्रिटिश, ठीक। जो
उग्रवादी थे या जो एक्सट्रीमिस्ट थे अधिक उग्र तरीकों से तत्काल स्वराज की मांग कर रहे थे, मतलब इमीडिएट स्वराज जो है वो उनको चाहिए था। डिमांडेड फॉर इमीडिएट स्वराज की अभी के अभी हमको सेल्फ रूल दो, हम और ज्यादा आपकी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आया? कोई डाउट है? कुछ इसमें याद रखने जैसा नहीं है, एक दो है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये जनरली अगर हम देखें तो मेंस पर्सपेक्टिव से हम इसको ज्यादा पढ़ रहे हैं कि मेंस में ये पूछता है कि आप क्या क्या बताइए, दोनों के बीच की आइडियोलॉजी में अंतर बताइए आप, तो आप सब इसी को लिखोगे फिर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इमीडिएट ट्रिगर या तत्काल ट्रिगर कैसे हुआ। देखिए गरम दल तिलक या लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, नरम दल डॉक्टर रास बिहारी घोष का समर्थन कर रहे थे। ये कब की बात है? 1907 का जो सूरत का सेशन हुआ था उसमें, ठीक है। तो देखिए ये चीज होती है कि जो अध्यक्ष रहता है ना, बेसिकली वो उसका जगह नहीं होना चाहिए, मतलब वो उसका डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, वो उसका इलाका नहीं होना चाहिए, ये वहां पर रूल था। तो गरम दल के लोग बोल रहे थे या तो आप तिलक को अध्यक्ष बना दीजिए या तो आप लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना दीजिए, ठीक है। लेकिन नरम दल के लोग क्या बोल रहे थे कि नहीं, हमको रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष बनाना है, और अल्टीमेटली रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने। तो इसलिए दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गई। अध्यक्ष पद के नामांकन और संघर्ष के तरीकों को लेकर हुए संघर्ष के कारण मंच पर मारपीट हो गई, है ना, फाइटिंग ऑन द स्टेज, लड़ाई झगड़ा हो गया, इतना ज्यादा लोग जो है वो गुस्से में आ गए। कांग्रेस अधिवेशन स्थगित कर दिया गया, मतलब जो कांग्रेस का सेशन था उसको वहीं पर ही क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, ठीक है। पार्टी दो गुटों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल, मतलब मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, दो चीजों में वो क्या हो गई, विभाजित हो गई। तो आपको इमीडिएट समझ में आया कारण कि जो गरम दल के लोग थे वो तिलक को या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, परंतु नरम दल के लोग किसको बनाना चाहते थे, रास बिहारी घोष को। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष का जो मत होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी ही आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं पूरे सेशन में आपको देखने को मिलती है, इसलिए। तो ये देखिए ये तिलक है, लाला लाजपत राय है, और ये रास बिहारी घोष है। यहाँ पर आप घोष लिखिएगा, ये बोस लिखा हुआ है, ये घोष है, ठीक। और यही अध्यक्ष बनते हैं सूरत सेशन के, और फिर फाइनली लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सेशन ही पूरा स्थगित हो जाता है, मारपीट चालू हो जाती है, ठीक। चलो तो कोई इमीडिएट कारण पूछे तो आपको ये बताना है, ठीक है। हम बंगाल विभाजन नहीं बोलेंगे, जो इमीडिएट जो 1907 में हुआ था वो ये कारण हुआ था, बंगाल विभाजन भी कहीं ना कहीं कारण बना, लेकिन इमीडिएट या तत्काल कारण ये रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। अब क्या बोल रहा है, इम्पैक्ट, मतलब सूरत विभाजन का प्रभाव आपको क्या देखने को मिला, इम्पैक्ट क्या देखने को मिला। देखिए कांग्रेस एक दशक तक कमजोर रही। अब आप मेरे को बताइए ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है, कांग्रेस एक दशक तक कमजोर रही। एक दशक मतलब 10 इयर्स होते हैं, है ना। 1907 से आप मान लो 1916-17 आप मान के चलो, तो ये जो 10 साल थे कांग्रेस कमजोर रही। क्यों? पहली बात, बाल गंगाधर तिलक जेल चले गए थे, ठीक है। और हमको पता है कि हम अगर कोई भी चीज यूनिटी में करते हैं, एकता में करते हैं, तो उसमें हम सक्सेसफुल होते ही हैं। लेकिन अगर हम उसी में विभाजित हो जाएं, दो पक्ष में बढ़ जाएं, तो जो दुश्मन है वो उसका फायदा उठाता है। और यही चीज जो है यहाँ पर हुई, मतलब जो मॉडरेट्स थे वो अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। अब गरम दल के नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या तो उनको बाहर भेज दिया गया, लड़ाई झगड़ा करके अंग्रेजों ने उनके बाहर भेज दिया। और जो नरम दल के नेता हैं उनको थोड़ा मोड़ा प्रलोभन दिया गया। कैसा प्रलोभन? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। कब आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? 1909 में आया था। तो उनको प्रलोभन दिया गया कि भाई हम आपके लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे स्वराज लाने की, या इतने सारे आपके लिए रिफॉर्म ला रहे हैं, लेकिन वो एक भी रिफॉर्म जो है वो सही से नहीं एप्लीकेबल हुआ। तो दो चीजें हुई, गरम दल के नेताओं को जो है वो मारपीट के भगा दिया गया या जेल में डाल दिया गया, और नरम दल के लोगों को प्रलोभन दिया गया ताकि दोनों जो है वो शांत रह सके।
इसीलिए 10 साल तक का आपको कांग्रेस कमजोर दिखाई देती है। फिर फाइनली जब बाल गंगाधर तिलक 1914 में आते हैं, तब फिर वो बागडोर अपना जो है वो संभालते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का, और फिर उसके बाद 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट होती है। समझ में आया? तो इसीलिए 10 साल तक का कांग्रेस कमजोर रही। ठीक, अब देखो, अंग्रेजों ने उग्रवादियों का दमन किया और उन्हें जेल में डाल दिया, वही लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने उग्रवादियों का दमन किया और जेल में डाल दिया गया। तिलक को क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। ये देखिए 1908 से 1914 तक। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय एकता को दबाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, मतलब डिवाइड एंड रूल। ठीक है, कि कुछ भी हो रहा है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो, तो इन सब चीजों के कारण डिवाइड एंड रूल की भावना देखने को मिली। अच्छा, ये जो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या आज भी हमको दिखाई देती है भारत में? भारत की राजनीति में, भारत के कल्चर में आज भी हमको दिखाई देती है। आज भी हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि अगर हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त करते हैं या नॉलेज गेन करते हैं तो हमको पता चलता है कि 1857 से पहले हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग बहुत अच्छे से एक साथ रहते थे। 1857 की क्रांति में भी आप समझेंगे कि जो मुख्य लीडर थे वो कौन थे? कौन थे वो? बहादुर शाह जफर थे। वो क्या थे? वो मुस्लिम व्यक्ति थे, और मुस्लिम व्यक्ति जो है वो पूरे हिंदुस्तान के एम्पेरर के रूप में लोगों ने ही उनको चुना था। तो आप इससे समझ सकते हो कि 1857 से पहले हमारी जो पॉलिटिक्स थी या जो राजनीति थी उसमें किसी भी प्रकार का धर्म में जो है वो हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स ये डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट आया, और आज भी हम उस चीज में कंटिन्यू उसको कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया फूट डालो एंड राज करो नीति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया, मतलब सक्सेसफुली उसको इम्प्लीकेट किया गया। ठीक है, इसके साथ देखिए 1916 में लखनऊ समझौते के साथ पुनः एकीकरण हुआ, मतलब लखनऊ पैक्ट जिसको हम बोलते हैं, तो 1916 में आया, और फिर से जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के लोग हैं वो एक साथ आ गए। किसके कारण आए थे? हु वाज द रीजन? बाल गंगाधर तिलक। 1914 में उनको आजाद कर दिया गया। फिर 2 साल उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए कि किस तरीके से मैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को एक साथ लेके आऊं। फिर फाइनली लखनऊ का समझौता हुआ, ये लखनऊ पैक्ट आया, और 1916 में अब फाइनली गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। और इसके बाद गांधी जी की एंट्री होती है, और गांधी जी ने ये इंश्योर किया कि आगे जाके कांग्रेस किसी भी प्रकार से विभाजित ना हो। नहीं तो ये सेम चीज ना 1925-1930 में फिर से यह सिचुएशन आया था कि लोग जो है वो अलग अलग आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला सिचुएशन को, और इसके बाद कभी भी आगे कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ। समझ में आया? तो 2 चीजें याद रखनी है, 1907 में सूरत विभाजन के कारण अलग हो गए, 1916 में फिर से लखनऊ समझौते के कारण एक हो गए। तो 2 चीजें याद रखनी है, सूरत स्प्लिट एंड लखनऊ पैक्ट। ठीक, चलो इसके बाद देखिए, हाँ ये हमको मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको डायरेक्टली मेंस के आंसर्स में आप लिख सकते हो। जैसे कि देखो, सब में यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो तरीके, मॉडरेट्स के क्या तरीके थे? याचनाएं या भाषण, या आप इसमें और क्या लिख सकते हो? न्यूज़पेपर्स। ठीक है, न्यूज़पेपर्स लिख सकते हो। यहाँ पर इनके क्या तरीके थे? आंदोलन, बहिष्कार, प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस का जो है वो इनका कंसेप्ट था, और ये तुरंत और तुरंत सेल्फ रूल चाहते थे। इसके साथ इनका लक्ष्य क्या था? जो नरमपंथी थे उनका लक्ष्य क्या था? ग्रेजुअल रिफॉर्म। ग्रेजुअल रिफॉर्म या क्रमिक सुधार, इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो चीजों को सुधारे। हमको इमीडिएट कोई चीज नहीं चाहिए, इमीडिएट रिफॉर्म्स हमको नहीं चाहिए, हमको धीरे धीरे चाहिए, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। समझ आया? और इन्होंने, जो गरम दल के लोग थे, इनको तत्काल स्वराज चाहिए था, इमीडिएट स्वराज इनको चाहिए था कि बस बहुत हो गया, आज के आज हमको आप स्वराज दो। ठीक है, इसके बाद देखिए जन समर्थन, मॉडरेट्स का बिल्कुल नहीं था, अभी जात वर्ग तक सीमित था, मतलब एलीट जो बहुत रिच होते थे, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते थे, है ना, जो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल होते थे, सिर्फ और सिर्फ
वो वर्ग जो है वो इंक्लूडेड थे, बाकी जो आम जनता थी जैसे कि लेबर्स हो गए, किसान हो गए, है ना, जो आम महिलाएं हो गई, ये सभी जो है इंक्लूडेड नहीं रहते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के केस में मास मोबिलाइजेशन आपको देखने को मिला, जन आंदोलन देखने को मिला, जिसमें महिलाएं, बच्चे, लेबर, किसान सब जो है वो इंक्लूड रहे। ठीक है, इसीलिए जो स्वराज मूवमेंट हुआ था ना, स्वराज आंदोलन जो हुआ था, आंदोलन, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको जन आंदोलन देखने को मिलता है, मास मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए इसके प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नवरोजी, गोखले, तिलक, लाला लाजपत राय एंड नहीं रुको, दादा भाई नवरोजी एंड गोखले, ये तिलक, लाला लाजपत राय ये यहाँ के हैं ना, ये लिखा गया है लाल, बाल एंड पाल, इसको आप सुधारेंगे, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक, ये एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, और जो मॉडरेट नेता थे वो दादा भाई नवरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले थे। समझ आया? इसके बाद रवैया क्या था ब्रिटिशर्स के प्रति, ये आधा आधा लिखा गया है, ब्रिटिशर्स के प्रति इनका रवैया क्या था। तो नरम दल के लोगों का क्या रवैया था? न्याय की ब्रिटिश भावना में विश्वास रखते थे, मतलब जो अंग्रेज जिस तरीके का जस्टिस प्रोवाइड करेंगे वो जस्टिस परफेक्ट है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि बिलीव्ड इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, कि अंग्रेज अगर मान लीजिए किसी बात को अगर बोल रहे हैं तो वो क्या है, सही है। ठीक है, इसके साथ आत्मनिर्भरता और स्वशासन में विश्वास, ये इधर होगा कि ये लोग जो है सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रूल में विश्वास रखते थे। आधा आधा यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला जो होगा ना वो इधर होगा। आत्मनिर्भरता और स्वशासन में विश्वास रखते थे, सेल्फ रूल एंड सेल्फ रिलायंस में वो लोग विश्वास रखते थे। ये लोग अंग्रेजों में विश्वास रखते थे, अंग्रेजों के प्रति ईमानदार थे, और ये लोग अपने आप में विश्वास रखते थे कि हम कर लेंगे सब। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट है? चलो, इसके बाद चरमपंथियों क्या बोल रहा है, लेगेसी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो जो गरम दर के लोग थे, इनकी विरासत क्या क्या थी या इनकी लेगेसी क्या थी, कि उनसे हमको आगे आने वाले आंदोलन में क्या हेल्प मिली। ठीक है, तो आप सीधा सीधा देखोगे भारतीय राजनीति में पूर्ण स्वराज का विचार लाया गया बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट के कारण ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस या कंप्लीट स्वराज की जो भावना आई वो कहां से आई, एक्सट्रीमिस्ट से ही आई। ठीक है, इसके साथ बाद में आंदोलनों को प्रभावित किया, जो आगे आने वाले आंदोलन थे उनको भी इन लोगों ने प्रभावित किया, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी आंदोलनों को इनकी आइडियोलॉजीज ने क्या किया, प्रभावित किया। समझ में आया? नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडिएंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सभी मूवमेंट्स को इन्होंने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया। देशभक्ति के गौरव और व्यापक राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित किया। इसका मतलब जो पेट्रियोटिक प्राइड था या मास नेशनलिज्म था, कि अब जो है जनता जो है वो सड़कों पे उतरेगी और जनता अपने लिए चीजों का डिमांड करेगी। मास मोबिलाइजेशन या पूरे जनता को अब ये चीज फील होगी कि अंग्रेज कितना ज्यादा गलत कर रहे हैं। जो नेशनलिज्म की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है या देशभक्ति की भावना है, वो अब हर किसी के अंदर में रही। ठीक, समझ आया इतना? इसके बाद मुखर युवा आंदोलनों और क्रांतिकारियों की नींव रखी गई, मतलब एक असर्टिव यूथ मूवमेंट चालू किए गए। अब यूथ को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लीडरशिप प्रोवाइड करवाई गई। इससे पहले जो थोड़े एजेड लोग रहते थे, जैसे दादा भाई नवरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, वो लोग नेतृत्व कर रहे थे, है ना, और वो लोग कहीं ना कहीं बहुत एलीट फैक्शन के लोग थे। लेकिन अब नेतृत्व कौन करेंगे? जो यंग लोग हैं, है ना, जिनको एक्चुअली में आजादी चाहिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, उस समय वो बहुत यंग थे, है ना, भगत सिंह हो गए आपके। उसके बाद में आप देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस, ये लोग बहुत यंग थे जब ये लोग आए, एंट्री किया इन्होंने। तो अब यंग लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनको शुरुआत देखने को मिल गई। समझ में आया? कोई डाउट है? चलो, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और कि 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, 1906 का जो सेशन हुआ था, है ना, सेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। लीडर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे?
दादा भाई नवरोजी। यहाँ पर सबसे पहली बार हम स्वशासन की बात करते हैं। मतलब अब हम ये बोलेंगे कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, वो क्या रहेगा? स्वशासन रहेगा। इसका मतलब सेल्फ रूल। ये सबसे पहली बार 1906 में कांग्रेस ने इस चीज को क्या किया था? इसको गोल बनाया था। किसके प्रेशर में आकर के? एक्सट्रीमिस्ट के प्रेशर में आकर के। 1906 में विभाजन नहीं हुआ था, 1907 में हुआ। उससे पहले दोनों साथ में थे। तो जो गरम दल के लोग हैं उन्होंने प्रेशराइज किया कांग्रेस को कि भाई हमारा जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्वशासन होना चाहिए या सेल्फ रूल। तो क्वेश्चन अगर पूछा कि सबसे पहली बार सेल्फ रूल कब डिक्लेयर किया गया बाय कांग्रेस, तो आपको लिखना है 1906 के सेशन में। समझ में आया? ठीक।